ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 111 एवलॉन द्वीप। नया संसार। जीए आधिकारिक तौर पर मरीन ग्रैंड लाइन एवलॉन शाखा न्यू वर्ल्ड में स्थित एक मरीन बेस है। इसे एवलॉन द्वीप पर स्थापित किया गया था और वाइस एडमिरल त्सुरु द्वारा इसकी कमान संभाली गई थी। एवलॉन द्वीप एक गोलाकार द्वीप है जिसकी तटरेखा ऊबड़ खाबड़ है और इसमें कई ऊंचे चट्टानी खंभे हैं। समुद्री अड्डा जंगल से घिरे द्वीप के बीच में स्थित है। अंदर जाने का एकमात्र रास्ता स्टील से मजबूत किए गए गेट से होकर जाता है। आखिरकार मरीन बेस न्यू वर्ल्ड में है और उन्हें किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। नई दुनिया में पकड़े गए कई समुद्री लुटेरों को इम्पेल डाउन में स्थानांतरित करने से पहले अस्थायी रूप से यहां बंद रखा गया था। ब्लेज और उनकी यूनिट सुबह के समय बेस पर पहुंची। जैसे ही वो जहाज से नीचे उतरे, उनकी मुलाकात एक परिचित चेहरे गियोन से हुई जो उनका स्वागत करने आया था। ओ गियोन, बहुत समय हो गया, कैसे हो? ब्लेज मुस्कुराया। उन्हें एक दूसरे से मिले हुए करीब 2 साल हो गए हैं। उसने गियोन में बड़े बदलाव देखे, चाहे वो उसका रूप हो, व्यक्तित्व हो या ताकत। वो बता सकता था वो मजबूत हो गई है और हकी का उपयोग करने में भी सक्षम है। फिर उसका व्यक्तित्व पहले से अलग, गियोन परिपक्व, आकर्षक और दृढ़ दिखने लगा। अच्छा, गियोन ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया और टिप्पणी की, जैसे ही तुम वापस आए, तुमने जाकर वही किया, स्पीड पायरेट्स को खत्म करना। तुम बिल्कुल नहीं बदले। आपके कार्यों ने कई लोगों को चौंका दिया, समुद्री डाकू और मरीन समान रूप से। चूंकि मैंने खुद अवलोकन हकी सीखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं आप बहुत मजबूत हैं। क्या तुम मेरी बहुत प्रशंसा नहीं कर रहे हो? ब्लेज और गियोन ने कुछ मिनट तक बातचीत की और फिर गंभीर विषय पर आ गए। किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना बहुत अच्छा लगा जिसे वो जानता था। नीलामी कहां हो रही है? ब्लेज ने पूछा। माफ करना, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं प्रशिक्षण में व्यस्त था। चलो और त्सुरुसान से मिलो, वो तुम्हें विवरण बताएगी। जरूर। ब्लेज ने गियोन का पीछा करते हुए उस बेस तक पहुंच गया जहां कई इमारतें और बड़े निर्माण थे और यही ऑपरेशन का स्थान था। रेजिस और कुइना उसके साथ थे, जबकि रोसिनांटे जहाज पर ही रुका रहा। एकमात्र असामान्य बात यह है कि यह जगह महिलाओं से भरी हुई है। उसने शायद ही कोई पुरुष प्राणी देखा हो। खैर, आखिरकार ये त्सुरुसान का कमांडिंग बेस है। वो जानता था कि वाइस एडमिरल त्सुरु के दल में पूरी तरह से महिला मरीन शामिल है। ये जगह महिला मरीन के लिए घर और प्रशिक्षण स्थल लगती है। वह गियोन ने कुइना की ओर देखते हुए पूछा। जब उसने कुइना की ओर देखा तो उसे अपनी युवावस्था दिखाई दी। वो मेरी कमान के तहत एक मरीन प्रशिक्षु है। तलवार चलाने में उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। जब आपके पास खाली समय हो तो उसे कुछ सलाह दीजिए, ब्लेज ने जवाब दिया और फिर कुइना की ओर देखा। कुइना, वो गियोन है। वो और मैं एक ही प्रशिक्षण शिविर में थे। वो तलवार चलाने में अच्छी है और मजबूत भी है। कुइना ने प्रशंसा भरी नजरों से गियोन की ओर देखा। अगर ब्लेज भी उसके हुनर की तारीफ करता है तो वो जरूर बहुत अच्छी होगी। इतनी सारी सशक्त महिलाओं के संपर्क में आने के बाद कुइना ने यह धारणा त्याग दी कि महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती। अभी उसका दिल सशक्त बनने के संकल्प से भरा हुआ है। गियोन से मिलकर वो उससे कई बातें पूछना चाहती है जो बचपन से उसके मन में परेशान करती रही है। कुइना की ओर देखते हुए गियोन ने जवाब दिया, जरूर, शाम को आकर मिलो। हाँ। इसके बाद ब्लेज और गियोन वाइस एडमिरल त्सुरु के कार्यालय में चले गए, जबकि रेगिस और कुइना बाहर ही रहे। अंदर त्सुरुसान को अपनी कुर्सी पर बैठे देखा जा सकता था और वो आराम से चाय पी रही थी तथा उसकी मेज पर एक केक रखा हुआ था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ब्लेज उसका सम्मान करता है। आखिरकार वो गार्प और सेंगोकू की ही पीढ़ी की एक अनुभवी मरीन है और दुनिया की सबसे प्रमुख मरीन में से एक है जिसका कई लोग सम्मान करते थे। ब्लेज ने उसकी हकी को महसूस किया। ये बहुत मजबूत है। इसकी तुलना एडमिरल से नहीं की जा सकती, लेकिन वो अपनी उम्र के हिसाब से निश्चित रूप से मजबूत है। ज्ञान और अनुभव के साथ बहुत से लोग उसे मात नहीं दे सकते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डोफ्लामिंगो भी उसका सम्मान करता है। वाइस एडमिरल त्सुरु, आप कैसे हैं? उसे हाथ हिलाते हुए वो बोली। औपचारिकताएं बंद करो, बैठो। तुम भी, गियोन, कुछ केक चाहोगे? नहीं, गियोन ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे ले लूंगा। ये कहते हुए ब्लेज ने केक स्वीकार किया और पूरा निगल लिया। ये अच्छा है। त्सुरु के चेहरे पर अजीब भाव थे क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से प्रतिक्रिया देगा। गियोन ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, त्सुरुसान को उसका केक बहुत पसंद है। ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए था। फिर त्सुरु अपने सामान्य व्यवहार में लौट आई, क्योंकि जब वो गार्प के साथ थी तो उसे भी ऐसी ही चीजों का सामना करना पड़ा था। इसलिए वो सीधे चर्चा के विषय पर चली गई, नीलामी। डोफ्लामिंगो इस बार एक दुर्लभ डेविल फल की नीलामी कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट से हमने पुष्टि की है कि ये गोल गोल फल है जो पैरामीशिया प्रजाति का फल है। मुझे नहीं पता कि डोफ्लामिंगो
इतना शक्तिशाली शैतानी फल क्यों देने को तैयार है? मेरी समझ से वो कुछ करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। विश्व कुलीन वर्ग का ध्यान आकर्षित करने के लिए? गियोन ने विचार करने के बाद कहा, यह संभव है क्योंकि मैंने सुना है कि कई रईसों को इस फल में रुचि है। सुरुसान, क्या आप जानते हैं कि नीलामी कहाँ होने वाली है? स्थान की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये न्यू वर्ल्ड में होना चाहिए। नीलामी डोफ्लेमिंगो को हराने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन समस्या यह है कि क्या वो व्यक्तिगत रूप से सामने आएगा। ब्लेज को इस पर संदेह है। आखिरकार मूल समय रेखा में फल टेसोरो द्वारा भेजे गए अपराधियों द्वारा चुराया गया था। वे डोफ्लेमिंगो की निगरानी में ऐसा नहीं कर सकते थे। ब्लेज को ड्रेसरोसा पर हमला करने से पहले पता था कि डोफ्लामिंगो समुद्र का सरदार बन जाएगा। अगर वो गलत नहीं है तो नीलामी की घटना के बाद जल्द ही ऐसा हो जाएगा। एक बार जब वो सरदार बन गया तो बिना किसी ठोस कारण के उसे हटाना मुश्किल होगा। बेशक सरदार की उपाधियां ब्लेज के लिए मायने नहीं रखती, लेकिन वो सेंगोकू से डांट खाना नहीं चाहता। डोफ्लामिंगो का सामना करने के लिए वो सबसे अच्छा समय सोच सकता है जब वो ड्रेसरोसा पर हमला करता है। आपको क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए? सुरुसान, ब्लेज ने पूछा। ये आप पर निर्भर है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि समुद्री लुटेरों को पकड़ना और समुद्री लुटेरों को पकड़ना एक जैसा नहीं है। आप नीलामी में घुसकर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच ले। जैसे ही मुझे जानकारी मिल जाएगी कि वे नीलामी कहां करने जा रहे हैं, मैं आपको सूचित कर दूंगा। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। तो फिर मैं विदा लेता हूं। अध्याय 112 नीलामी। ब्लेज ऑफिस से बाहर आया, जबकि गियोन उसके पीछे पीछे आया। ब्लेज ने उसकी तरफ देखा और पूछा, गियोन, क्या तुम फ्री हो? मैं कुछ मांसपेशियों को खींचना चाहता हूं। गियोन मुस्कुराया। वो उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसने परेशानी से बचा लिया। जरूर, वो देखना चाहती थी और व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहती थी कि वर्तमान ब्लेज कितना मजबूत है। वे दोनों रेगिस और क्वीना के साथ एवलॉन द्वीप के दक्षिणी हिस्से की ओर चले गए, जो प्रशिक्षण के लिए निर्धारित है। वे अकेले नहीं थे, कुछ महिला सैनिक पहले से ही वहां प्रशिक्षण ले रही थी। लेकिन जैसे ही वे गियोन से मिले, उन्होंने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया, रियर एडमिरल गियोन, और ब्लेज की ओर एक सरसरी नजर डाली। मैदान के बीच में पहुंचकर गियोन ने मुड़कर उसका सामना किया और ब्लेज मुस्कुराया। इस बीच मैदान में मौजूद महिला सैनिकों ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। क्या वे मुकाबला करने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कि वो युवा मरीन कौन है या कितनी ताकतवर है, लेकिन रियर एडमिरल गियोन बहुत ताकतवर है। उसने हाल ही में हकी सीखा है और 300 मिलियन बेरीज के इनाम वाले एक समुद्री डाकू को भी मार गिराया है। चूंकि वे एक ही आयु वर्ग के हैं, इसलिए वे मित्र होने चाहिए। हो सकता है वे एक ही प्रशिक्षण शिविर से आए हों। चलो देखते हैं लड़ाई कैसी होती है। महिला सैनिकों ने आपस में चर्चा की और निरीक्षण किया। तैयार हो? ब्लेज ने पूछा, जबकि गियोन ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने जवाब दिया, ब्लेज की आंखें अचानक एक गहरी नजर में बदल गई, जिससे गियोन घबरा गई। उसे लग रहा था कि वो पहला कदम उठाने से पहले ही हार जाएगी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ब्लेज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर से एक तरह की तीव्र आभा निकली और सभी दिशाओं में फैल गई। ये विजेता की हकी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली इरादा था। इस आभा का सामना करते हुए महिला सैनिक लगभग घुटनों के बल बैठ गई। वे डर से कांपने लगी, जबकि कुछ को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। लेकिन गियोन अलग है। न्यू वर्ल्ड में अपने समय के दौरान उसने कई लोगों से लड़ाई की, इसलिए उसकी आभा ने उसे किसी भी तरह से नहीं रोका। लेकिन वो जानती थी कि यह भावना वास्तविक है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह के जानवर का सामना कर रही है। गियोन का हाथ उसके कूल्हे तक पहुंचा और उसने ब्लेड को बाहर निकाला। उसने ब्लेड की तीखी नोक ब्लेज की ओर तान दी और बिना किसी डर के उसके हमले का सामना किया। अचानक ब्लेज ने आगे बढ़कर पहला कदम उठाया। गियोन ने उसका पीछा किया। उसने ब्लेज के हमला करने का इंतजार नहीं किया। उसने अपने दोनों हाथों से ब्लेड पकड़ लिया और वार कर दिया। स्वूश! इस प्रहार ने हवा के दबाव को और भी अधिक भयानक और विनाशकारी बना दिया, जिससे एक दबावयुक्त पवन ब्लेड बन गया। इसने सब कुछ चीरते हुए ब्लेज से पहले पहुंच गया। ब्लेज के लिए उसने हमले को टाला नहीं। उसने बस अपने बाएं हाथ को टेक्काई से मजबूत किया और हवा के ब्लेड को दूर फेंक दिया। ये उस पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ सका। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका टेक्काई पहले ही उन्नत स्तर पर पहुंच चुका है। उसकी कठोरता उन्नत स्तर की हकी के बराबर है। वर्षों के प्रशिक्षण के बाद ब्लेज अपने शरीर के किसी भी हिस्से को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है। गियोन के सामने पहुंचकर उसने अपने पैरों को सख्त करते हुए लात मारी। बाद में उसने ब्लेड से हमले को रोक दिया। टक्कर से तेज आवाज हुई और हल्की शॉकवेव पैदा हुई। किक के पीछे के बल ने गियोन को दूर फेंक दिया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बिना किसी हकी का उपयोग किए हमला इतना शक्तिशाली होगा।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ब्लेज ने पहले से ही अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित कर रखा है, अन्यथा वो एक ही वार से बुरी तरह घायल हो जाती। आखिरकार उसकी शारीरिक ताकत 60 फीट बार की सीमा को पार कर चुकी है। उसके बाद ब्लेज ने गियोन के खिलाफ अपनी हकी का इस्तेमाल किया। हकी एक मजबूत प्रतिद्वंदी का सामना कर रहा है, उससे लड़ना गियोन के लिए एक अवसर है, इसलिए उसने उससे बराबर की ताकत से लड़ाई की। गियोन को भी ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए उसने मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी हकी का अभ्यास किया। बीच बीच में ब्लेज ने उसे अपने हमलों को बेहतर बनाने के संकेत भी दिए। 1 घंटे बाद उन्होंने लड़ाई रोक दी क्योंकि गियोन की हकी और सहन शक्ति समाप्त हो गई थी। ब्लेज से लड़ने से उसे बहुत फायदा हुआ, जिसकी हकी एडमिरल के स्तर तक पहुंच गई थी। मैं जहाज पर ही रहूंगा, नीलामी स्थल के बारे में जानकारी मिलते ही मुझे सूचित करना। यह कहते हुए ब्लेज रेजिस के साथ प्रशिक्षण क्षेत्र से चला गया, जबकि क्वीना गियोन से बात करने के लिए रुक गया। 2 दिन बीत गए। आखिरकार मरीन को खबर मिल ही गई, नीलामी 4 दिन बाद वेस्ट ब्लू में होने वाली है। जब ब्लेज ने यह सुना तो वो लगभग कोसने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे डोफ्लेमिंगो ने उसे नाक से पकड़कर घुमाया है। सबसे पहले उसने ये खबर लीक की कि नीलामी न्यू वर्ल्ड में कहीं होगी, और फिर आखिरी समय में इसे बदलकर फॉर ब्लूज कर दिया। जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे बुरी तरह पीटूंगा, ब्लेज ने मन ही मन सोचा। वेस्ट ब्लू बहुत अराजक है तथा 5 प्रभावशाली माफिया संगठनों की उपस्थिति के कारण एक मजबूत अंडरवर्ल्ड परिदृश्य के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से पश्चिम के 5 परिवारों के रूप में जाना जाता है। डोफ्लेमिंगो के लिए ये एक अच्छी जगह है जहां वो अपनी इच्छानुसार खेल सकता है। उसे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। अभी वो नई दुनिया में है और उसे इतनी दूर यात्रा करनी पड़ी। हालांकि ये निराशाजनक है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ब्लेज और उनकी टुकड़ी को जैसे ही ये खबर मिली, वे वेस्ट ब्लू के लिए रवाना हो गए, जबकि गिन भी उनके साथ हो लिया। 3 दिनों की लगातार यात्रा के बाद वे वेस्ट ब्लू पहुंचे, जबकि जहाज पर मौजूद अधिकांश सैनिक दिन रात काम करते करते थक चुके थे। अच्छी बात यह है कि केवल ब्लेज और गियोन ने ही नीलामी स्थल पर जाने की योजना बनाई थी। जहाज को पास के मरीन बैड पर डॉक करके वे कल होने वाली नीलामी के लिए निकल पड़े। वो जानता था कि नीलामी में बाधा आएगी और टेसोरो द्वारा भेजे गए अपराधी शैतानी फल चुरा लेंगे, लेकिन ब्लेज जानना चाहता है कि नीलामी कौन कराएगा। ये निश्चित रूप से डोन किक्सोट परिवार का एक कुलीन अधिकारी होगा। अगले दिन ब्लेज और गियोन उस द्वीप पर पहुंचे जहां नीलामी होने वाली थी। उन्होंने सड़क पर कई अपराधियों और अंडरवर्ल्ड के लोगों को देखा, लेकिन दोनों को यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें नीलामी में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि वे आमंत्रण पत्र दिखाने में विफल रहे। गियोन ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? हम इंतजार करते हैं, ब्लेज ने कहा, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य शैतानी फल नहीं बल्कि डोन क्विक्सोट समुद्री डाकू है। बेशक ब्लेज शैतानी फल को भी जब्त करने की योजना बना रहा है। अध्याय 113 सोना फल। ब्लेज और गियोन नीलामी के बाहर इंतजार कर रहे थे और अंदर जा रहे लोगों को देख रहे थे। उनमें से ज्यादातर अपराधी हैं, लेकिन कुछ समुद्री डाकू भी हैं। डोफ्लेमिंगो की तरफ से जो आया वो ट्रेबोल था, जो डोन क्विक्सोट पायरेट्स के शीर्ष 3 अधिकारियों में से एक था। उसका अस्त व्यस्त और गंदा रूप ब्लेज को घिनौना लगा। ट्रेबोल के इमारत में घुसने के 1 मिनट बाद उसने भीड़ में एक और जानी पहचानी शख्सियत देखी, मैट रेजर। संभवतः टेसोरो ने उसे शैतानी फल चुराने के लिए काम पर रखा था। 1 घंटे बाद नीलामी शुरू हुई। गियोन बोला, डोफ्लेमिंगो नहीं आया। वो डोफ्लेमिंगो के बारे में जानकारी एकत्र करने आई थी, लेकिन वो नहीं आया, बल्कि अपने एक अधिकारी को भेज दिया। हाँ, ब्लेज ने बेपरवाही से जवाब दिया और पास की दुकान से लाए सेब का एक टुकड़ा खाया। इसका स्वाद बहुत बढ़िया था, धरती पर मिलने वाले सेबों से बिल्कुल अलग। उसके लापरवाह रूप को देखकर गियोन ने अपना सिर हिलाया। उसका चरित्र जरा भी नहीं बदला है। चिंता मत करो, भले ही डोफ्लेमिंगो ना आए, हम ट्रेबोल को पकड़ सकते हैं, और शैतानी फल भी। ब्लेज बोला, तुम शैतानी फल को जब्त करने की योजना बना रहे हो? गियोन ने पूछा, तुम शैतानी फल का उपयोग करते हो? तुम्हें शैतानी फल की क्या आवश्यकता है? मैं इसे अपनी यूनिट में किसी को उपहार में दे सकती हूं। उसके उत्तर पर गियोन ने बस उसकी ओर आंखें घुमाई। ब्लेज को पता था कि डोफ्लेमिंगो का इरादा फल बेचने का नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोगों को एक जगह पर लाने के लिए इसे चारा के रूप में इस्तेमाल करने का है। वो कुछ साजिश रच रहा है। संभवतः ये उसके समुद्र का सरदार बनने और ड्रेसरोसा को उखाड़ फेंकने से संबंधित है, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि टेसोरो उसकी नाक के नीचे शैतानी फल चुरा लेगा। ये ब्लेज की लापरवाही का भी कारण है, क्योंकि वो जानता था कि जल्द ही अराजकता फैल जाएगी, तभी वो हमला करेगा। 15 मिनट बीत गए। नीलामी भवन के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया और भारी हंगामा मच गया। गियोन ने अपनी तलवार निकाली और बोली, क्या हो रहा है? ठीक है, ये लड़ाई में उतरने का हमारा संकेत है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की,
उनके सामने की इमारत एक शक्तिशाली हमले से नष्ट हो गई और दो आकृतियां बाहर आ गई। वे कोई और नहीं बल्कि ट्रेबोल और मैट ट्रेजर है। उसी समय टेसोरो द्वारा नियुक्त अनगिनत अपराधियों ने अपने हमले शुरू कर दिए, जिससे जगह बेहद अराजक हो गई। जहां तक शैतानी फल की बात है, इसे मैट ट्रेजर ने चुराया था। ट्रेबोल क्रोधित हो गया और उसने पागलों की तरह मैट ट्रेजर पर हमला किया। ने शैतानी फल चुराने के लिए तुम्हें किसने काम पर रखा था? बताओ मुझे। ट्रेबोल ने अपनी शैतानी फल क्षमता का प्रयोग करते हुए नष्ट किए गए विशाल मलबे को बांधा और उसे मैट ट्रेजर पर फेंका, जिसने अपनी जंजीर से अपने हाथों को लपेटकर आसानी से हमले को विफल कर दिया। मलबा अपने रास्ते से हटकर सीधे ब्लेज और गियोन की ओर बढ़ गया। ब्लेज ने बस अपने हाथ हिलाए और उसके आसपास की हवा घूम गई और मलबा दूर चला गया। शोर, ब्लेज ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके विजेता की हकीफ फट गई, जबकि अदृश्य लहरें सभी दिशाओं में चली गई, जिसने पूरे द्वीप को ढक लिया। तीव्र दबाव के कारण उसके नीचे की जमीन और आसपास की इमारतें फट गई। कमजोर इरादों वाले सभी लोगों के मुंह से झाग निकलने लगा और वे सभी तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। चाहे नागरिक हो या अपराधी, उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि ब्लेज ने अपने विजेता की हकी को नियंत्रित नहीं किया। वो ऐसा करना नहीं चाहता था। जहां तक ट्रेबोल और मैट ट्रेजर की बात है, तो ब्लेज की मौजूदगी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ब्लेज ने बड़बड़ाते हुए कहा, इस तरह के समय में हाओशोकू वाकई काम आता है। जब गियोन ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी तो उसे पीटने का मन हुआ। वो जानती थी कि ब्लेज हर काम को बहुत ही आकर्षक तरीके से करता है, लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला था। पूरे द्वीप में सन्नाटा छा गया। सभी बेहोश आकृतियों को देखकर गियोन ने अपना सिर हिलाया। जब उसे लगा कि वे मुसीबत में फंस गए हैं, ब्लेज ने एक सेकंड में उसका समाधान कर दिया। हालांकि ये अपराधी ताकतवर नहीं है, लेकिन इनकी संख्या करीब 300 थी। 2 मरीन उन सभी से नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि वे शहर के बीच में थे। इससे निर्दोष नागरिकों को खतरा हो सकता था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ब्लेज के आसपास होने के कारण उसे किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम किंग का रंग। ट्रेबोल और मैट ट्रेजर ने अपनी लड़ाई रोक दी और ब्लेज को चौंक कर देखने लगे। वो कौन है? वे अपने दिल में सोच रहे थे। ब्लेज ने कहा, आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर दो या मार खाओ। ने, क्या तुम मरीन हो? ट्रेबोल ने बलगम को किसी भी समय हमला करने के लिए निर्देशित करते हुए पूछा। तुम मुझे घिनौनी लगती हो, ब्लेज ने कहा और अपना बाया हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से सुनहरी लपटें निकली और तेज गर्मी छोड़ते हुए ट्रेबोल की ओर बढ़ी। बाद में उसने बलगम से हमले को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लपटें बहुत विनाशकारी थी। वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसे बुझा नहीं सका। चूंकि बलगम ज्वलनशील होता है, इसलिए कुछ ही सेकंड में वे वाष्पीकृत हो गए। फिर ट्रेबोल का दुबलापतला शरीर सामने आया, जिसने सभी को चौंका दिया। गियोन के चेहरे पर उबकाई सी झलक रही थी। ट्रेबोल दर्द से चीख उठा और हकी के साथ भी अपने शरीर को जलाने से आग को रोकने में असमर्थ था। ये एक सुखद अनुभव नहीं था, अपनी त्वचा और मांस को अत्यधिक गर्मी में जलते हुए महसूस करना। जैसे ही ट्रेबोल को लगा कि वो मरने वाला है, ब्लेज ने आग बुझा दी और ट्रेबोल को मुश्किल से जिंदा छोड़ा। फिर उसकी नजर मैट ट्रेजर पर गई, जो भागने के बजाय अपनी जगह पर खड़ा था। ब्लेज की नजर जब उस पर पड़ी तो ट्रेजर कांप उठा। शैतान का फल कहाँ है? ट्रेजर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके शरीर से जंजीरें निकल आई और उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। यह देखकर ब्लेज मुस्कुराया। सच में? अगले ही पल ब्लेज ने सोरू का इस्तेमाल किया और ट्रेजर के सामने आ गया। इससे पहले कि ट्रेजर कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने उस पर मुक्का मारा। यह प्रहार ट्रेजर की छाती पर सीधा लगा, जिससे जंजीरें टूट गई और वो पूरी तरह कुचल गया। उसके घुटने जमीन पर लगे और वो खांसते हुए खून से लथपथ हो गया। ट्रेजर की आंखों में आखिरकार डर दिखाई दिया। मुक्का ने उसे अंदर से बाहर तक नष्ट कर दिया। अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे पता था कि आज उसका मुकाबला उसके साथ है। शैतान का फल? ब्लेज ने फिर पूछा। इस बार ट्रेजर ने कोई सख्त रवैया अपनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने आज्ञाकारी रूप से शैतानी फल सौंप दिया, जिसे उसने अपनी आस्तीन में छिपा रखा था। गोल्ड फल या गोरू गोरू नोमी। यह गहरे पीले रंग का फल था, जो ताड़ के पेड़ के आकार का था और उस पर घुमावदार आकृतियां बनी हुई थी। बढ़िया चीज। ब्लेज ने फल को अपने कोट के अंदर रखा और कहा, चले जाओ। अगर मैं तुम्हें फिर कभी देखूंगा तो तुम्हारा अंत उससे अलग नहीं होगा। उसने अपनी उंगली ट्रेबोल की ओर इशारा की, जो दयनीय हालत में जमीन पर पड़ा था। ट्रेजर ने अपनी कमजोर देह को अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उठाया और वहां से भाग गया। उसने अपने दिल में कसम खाई कि उसे अपनी जिंदगी में कभी भी उस भयानक मरीन से नहीं टकराना चाहिए। इस बीच गियो ने बेस को फोन करके कहा कि वे एक युद्धपोत लेकर आए। यहां बहुत सारे अपराधी हैं।
मरीन सैनिकों के साथ भी सभी को पकड़ना एक थका देने वाला काम होने वाला है। अध्याय 114 डो फ्लेमिंगो की योजना। 2 घंटे बीत गए। मरीन यूनिट आई और अपराधियों तथा अंडरवर्ल्ड के लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें ब्लेज ने पहले ही बेहोश कर दिया था। मुख्यालय में अराजकता का माहौल रहेगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के अधिकांश लोगों के विश्व कुलीन लोगों से संबंध है, और उनमें से कुछ का तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। ब्लेज को पता था कि एक बार जब आकाशीय ड्रैगन को इस बारे में पता चल जाएगा तो वे रिहा हो जाएंगे, और वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, कम से कम अभी तो नहीं। इसलिए सेनगोकू को अगले कुछ दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गियोन ने ट्रेबोल को देखा, जिसका पूरा दुबला शरीर काला पड़ गया था, और उसने अपना सिर हिलाया। उसे नहीं पता कि ब्लेज ने सैनिकों को ट्रेबोल को गिरफ्तार क्यों नहीं करने दिया। उसके हिसाब से यह कुछ भी अच्छा नहीं था। हाँ, ब्लेज ने ट्रेबोल को जिंदा छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। वो जानता था कि डोफ्लामिंगो के समुद्र का सरदार बन जाने के बाद ट्रेबोल को छोड़ दिया जाएगा, इसलिए उसे मार देना ही बेहतर है। उसने अभी तक उसे नहीं मारा है। इसका एकमात्र कारण यह जानना है कि डोफ्लामिंगो ड्रेसरोसा पर कब हमला करने की योजना बना रहा है। उसे सटीक समय जानना होगा। हालांकि मरीन को उसकी साजिश का पता था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह कब होगा। इसके अलावा वे नई दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमेशा राज्य की रक्षा नहीं कर सकते। यहां तक कि सेंगोकू भी इस मामले में असहाय है, क्योंकि उसके पास मरीन सैनिकों की संख्या सीमित है। इसके अलावा एक बार डोफ्लामिंगो समुद्र का सरदार बन जाता है तो मरीन भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन समस्या यह है कि हाल ही में डोफ्लामिंगो ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है, इसलिए उसका स्थान अभी अज्ञात है। इसलिए भले ही ब्लेज हमला करना चाहे, वो उसकी लोकेशन जाने बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसे ट्रेबोल के मुंह से जानकारी निकालनी पड़ी। डोफ्लामिंगो कहाँ है? ब्लेज ने ट्रेबोल के चेहरे पर थप्पड़ मारा और सीधे पूछा, तुम विश्व सरकार के कुत्ते के अलावा कुछ नहीं हो। तुम डोफी को कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने पहले से ही सब कुछ योजना बना रखी है। ट्रेबोल ने ठहाका लगाया। यह सुनकर ब्लेज मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि आप बिना कष्ट सहे बोलेंगे ही नहीं। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक छोटी सी सुनहरी लौ उसकी तर्जनी की नोक पर नाचने लगी, मानो वो जीवित हो। जल्द ही उसके नियंत्रण में लौ हिलने लगी और उसका आकार एक छोटे से कीड़े में बदल गया। ट्रेबोल को यह देखकर बहुत डर लगा कि आग के कीड़े ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके बाएं हाथ में छेद कर दिया। जैसे ही यह हुआ, उसके सिर में भयानक दर्द हुआ, मानो उसके अंदरूनी हिस्से को जिंदा ही खा लिया जा रहा हो। ब्लेज के आदेश के तहत कीट ने धीरे धीरे उसके ऊतकों को जला दिया और हड्डी वाले क्षेत्र तक पहुंच गया। कुछ सेकंड भी नहीं बीते थे कि ट्रेबोल जमीन पर लुढ़क गया और उसका पूरा शरीर भयंकर दर्द से ऐंठ गया। अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण वो चिल्लाया, अब और नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, कृपया रुक जाओ। ब्लेज ने अपनी उंगली के एक झटके से सारी हरकतें रोक दी और बोला, बोलो। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका दिल इतना कमजोर होगा। बिना कुछ छोड़े ट्रेबोल ने वो सब कुछ बता दिया जो वो जानता था। जानकारी सुनते ही ब्लेज और गियोन के चेहरे बदल गए। ये बुरा है, उन्होंने अपने दिल में सोचा, क्योंकि ट्रेबोल के अनुसार डोफ्लामिंगो और उसका दल पहले से ही ड्रेसरोसा में है। डोफ्लामिंगो के सरदार बनने के बाद उनकी योजना शुरू होगी। और सबसे बुरी बात यह है कि एक सप्ताह पहले ही उन्होंने विश्व नोबेल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की थी और उनके साथ समझौता भी कर लिया था। यदि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ तो 1 या 2 दिन में विश्व सरकार उसे समुद्र के सरदारों में से एक घोषित कर देगी। ब्लेज को उम्मीद नहीं थी कि डोफ्लामिंगो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। वो ये नहीं जानता कि जैसे ही डोफ्लामिंगो को पता चला कि रोसिनांटे एक नौसैनिक है, उसे पता चल गया था कि उसकी योजना पहले ही लीक हो चुकी है। इसलिए उसने योजना में तेजी ला दी और समय से पहले ही राज्य को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया। वो बस विश्व सरकार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। डोफ्लामिंगो को बुलाओ, ब्लेज बोला, जबकि ट्रेबोल ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। पुरु पुरु पुरु। कच्चा, ट्रेबोल, वहां क्या हो रहा है? डोफ्लामिंगो ने गुस्से में पूछा। अभी हाल ही में उसे खबर मिली कि नीलामी में शामिल हुए सभी डोफ्लामिंगो, समुद्री डाकू और अंडरवर्ल्ड के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शैतान फल कहाँ है? डोफी, ट्रेबोल दर्द से करा उठा। क्या हुआ? उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए डोफ्लामिंगो ने पूछा। इससे पहले कि ट्रेबोल जवाब दे पाता, ब्लेज ने डेंडे मुशी को उठाया और उत्तर दिया, डोफ्लामिंगो, शैतानी फल के लिए धन्यवाद। बहुत समय हो गया, क्या तुम्हें अभी मेरी याद है? तुम। ब्लेज के हाथ में डेन मुशी का रंग बदल गया और उसके सिर पर नसें उभर आई। जाहिर है डोफ्लामिंगो ने उसे पहचान लिया। लगता है तुम मुझे भूले नहीं हो। ट्रेबोल को क्या हुआ? डोफ्लामिंगो ने शांत होते हुए पूछा। ठीक है, वो अभी तक नहीं मरा है, लेकिन जल्द ही मर जाएगा, क्योंकि उसका साथी वर्गो वहां अकेला है। ब्लेज ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। कुछ सेकंड बीत गए, लेकिन दूसरी तरफ से केवल चुप्पी थी। इसलिए ब्लेज ने आगे कहा, मुझे लगा कि पिछली मुठभेड़ के बाद तुम मुझे ढूंढने आओगे। क्या हुआ, डर गए? अचानक डोफ्लामिंगो हंसा। फू, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, एक समुद्री डाकू जहाज पर एक नौकर के रूप में पकड़ा गया और फिर एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया।
आप किसी तरह से लड़कर बाहर निकले और उन समुद्री लुटेरों को खत्म कर दिया जिन्होंने आपके माता पिता को मार डाला था। और आखिरकार आप मरीन में शामिल हो गए। मजे की बात यह है कि तुमने ये सब कुछ ही सालों में हासिल कर लिया। तुम्हारी ताकत का कारण तुम्हारा शैतानी फल है या कुछ और? फुफू फुफू फुफू। क्या वो मूर्ख है? मैंने उसे पहले ही अपनी सारी बातें बता दी है, क्योंकि मैं उससे नहीं डरता। ब्लेज ने अपने दिल में सोचा और गियोन की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें उसकी हंसी डरावनी नहीं लगती? गियोन ने अपना मुंह ढककर हंस दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज डोफ्लेमिंगो को चिढ़ाने के लिए इतना साहसी होगा, जिसे दूसरे लोग स्वर्गीय दानव कहते हैं। उसकी बातें सुनकर डोफ्लामिंगो एक बार फिर क्रोधित हो गया। उसकी बातों से बेपरवाह ब्लेज बोला, डोफ्लामिंगो, तुम्हारे साथी ने कहा है कि तुम ड्रेसरोसा में हो। वही रुको, मैं कुछ दिनों में आऊंगा, फिर हम भोजन करते हुए आगे की चर्चा करेंगे। ये कहते हुए उसने सीधे कॉल खत्म कर दी और ट्रेबोल की तरफ देखा, जो उसकी निगाहों के सामने कांप रहा था। अरे रुको। ब्लेज ने उसे बोलने नहीं दिया। उसने अपनी तर्जनी उंगली से इशारा किया, जबकि एक सुनहरी किरण निकली और ट्रेबोल के माथे को छेदती हुई सीधे उसकी मौत हो गई। अचानक हुए घटनाक्रम ने गियोन को चौंका दिया। उसने ब्लेज को घूरते हुए कहा, तुमने उसे क्यों मारा? उसके पास बहुमूल्य जानकारी है। भोले मत बनो, वो कचरा है। इससे पहले कि तुम उससे कोई जानकारी निकाल सको, वह या तो मुक्त हो जाएगा या मारा जाएगा। उसका मर जाना ही बेहतर है। अध्याय 115 विनिमय फलन। ब्लेज और गियोन द्वीप पर अधिक समय तक नहीं रुके। स्थानीय मरीन कैप्टन को सामान सौंपने के बाद वे वापस नई दुनिया के लिए रवाना हो गए। जहाज पर ब्लेज ने अपना स्टेटस पैनल चेक किया। मैट ट्रेजर और ट्रेबोल को हराने से उसे 0.2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिले, जो बहुत दयनीय है। इससे उसके फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट 5.8 से बढ़कर 6.0 हो गए। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 62.1। शैतान फल 52.4। हकी 51.5। निःशुल्क विशेषता बिंदु 6.0। इसके बाद ब्लेज ने अपने डेविल फल गुण को 60 फीट बार तक बढ़ाने की योजना बनाई है। जब उसे पर्याप्त मुफ्त गुण अंक मिल जाएंगे, ये निश्चित रूप से उसकी ताकत को अगले स्तर तक बढ़ा देगा। जैसे ही वो अगली कार्रवाई के बारे में सोच रहा था, उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की घंटी बजी और सिस्टम पैनल में एक नया नोट दिखाई दिया। डिंग। सिस्टम ने पाया कि होस्ट के पास शैतानी फल है। क्या आप एक्सचेंज फंक्शन को अनलॉक करना चाहते हैं? हाँ नहीं? हाँ। ब्लेज ने मन ही मन चिल्लाया और पाठ की एक नई पंक्ति प्रकट हुई। एक्सचेंज फंक्शन अनलॉक हो गया। सिस्टम पैनल में एक्सचेंज नामक एक नया टैब जोड़ा गया। ब्लेज ने जब उस पर क्लिक किया तो उसे जानकारी दिखाई दी। विनिमय कार्य। समान मूल्य की एक कीमती सामग्री को समान सामग्री के लिए बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक पैरामीशिया डेविल फल के बदले दूसरा पैरामीशिया डेविल फल। विनिमय योग्य वस्तु गोरु गोरु नो मी। पैरामीशिया प्रकार। नोट। केवल वे वस्तुएं ही विनिमय के लिए पात्र है जिन्हें सिस्टम द्वारा बहुमूल्य माना गया है। ब्लेज ने जब यह जानकारी पढ़ी तो वो बहुत उत्साहित हुआ। उसने जल्दी से गोरु गोरु नो मी पर क्लिक किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखों के सामने वस्तुओं की एक सूची दिखाई दी। सूची के साथ साथ कुछ शर्तें भी हैं। वो केवल उन शैतानी फलों का आदान प्रदान कर सकता है जिन्हें दूसरे लोग नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए, वो डोफ्लेमिंगो के स्ट्रिंग फल के बदले गोल्ड फल का आदान प्रदान नहीं कर सकता। ब्लेज ने सूची में कई शैतानी फल देखे। चिकने चिकने फल, किलो किलो नो मी, स्पाइक स्पाइक फल, नेट नेट फल, स्मेल्ट स्मेल्ट फल, पिंजरे पिंजरे फल, स्प्रिंग स्प्रिंग फल, डोर डोर फल, स्लैश स्लैश फल, नोको नो मी, मुशोरोम और कई अन्य शैतानी फल। वो किलो किलो नो मी और नोको नो मी से परिचित है, क्योंकि वह इन दोनों शैतानी फलों के उपयोगकर्ताओं के संपर्क में आया था। चूंकि वह किसी अन्य शैतानी फल का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए यह कार्य उसके लिए बेकार है। लेकिन वह इसे अपने विश्वसनीय सहयोगियों कुइना, गियोन या रेगिस को उपहार में दे सकता है। ब्लेज को कोई जल्दी नहीं है। वो डोंक्विजोट समुद्री लुटेरों को खत्म करने के बाद उन्हें उपयुक्त फल के साथ बदल देगा, क्योंकि उनके पास कई कीमती शैतानी फल है। पुरु पुरु। ब्लेज के विचारों में डेन डेन मुशी की घंटी बजने से रुकावट आई। ये देखते हुए कि कॉल सेंगोकू से है, उसने सीधे उत्तर दिया, सेंगोकू-सान। ब्लेज, मैंने कहा था कि आप नीलामी में भाग लेने वाले लोगों को सीधे कैप्चर नहीं कर सकते। क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? सेंगोकू की असहाय आवाज दूसरी तरफ से आई। सेंगोकू-सान, मैंने तभी कार्रवाई की जब वे आपस में लड़ने लगे। आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। वैसे भी हम इन लोगों को नहीं पकड़ सकते जिनका संबंध विश्व के कुलीनों से है, सेंगोकू बोला। ब्लेज समझ गया कि वो उससे कह रहा है कि पकड़े गए लोगों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया है। ठीक है, क्या तुम्हें शैतानी फल मिला? हाँ, लेकिन मैं इसे रखने की योजना बना रहा हूं। आप इसके लिए मेरे योग्यता अंक घटा सकते हैं। ब्लेज ने कहा, जो भी हो, अगर आप इसे किसी दूसरे मरीन को देने जा रहे हैं
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे बताइए, सेंगोकू ने कहा, जबकि ब्लेजी ने खुशी खुशी सहमति जताई। ब्लेज ने फिर ट्रेबोल से प्राप्त जानकारी बताई। सेंगोकू-सान, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। सेंगोकू ने आह भरी। बहुत देर हो चुकी है। विश्व सरकार ने पहले ही डोफ्लेमिंगो को सरदारों में से एक के रूप में भर्ती कर लिया है। इसकी घोषणा कल की जाएगी। क्या? इतनी जल्दी? ब्लेज भी चौंक गया। तो हमें क्या करना चाहिए? सन्नाटा देखकर उसने आगे कहा, सेंगोकू-सान, मुझे मत बताना कि तुम कुछ नहीं करने की योजना बना रहे हो। हम कुछ नहीं कर सकते। सरदार विश्व सरकार और मरीन के साथ गठबंधन में है। आप बिना किसी कारण के उन पर सीधे हमला नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं दे सकता। यह आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। ये शब्द सुनकर ब्लेज मुस्कुराया। हालांकि सेंगोकू ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने चुपचाप सहमति दे दी कि वह जो चाहे करे। बस एक ही कमी है कि वो अकेला है। सेंगोकू-सान, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ब्लेज ने फोन कॉल समाप्त की और गियोन को फोन किया तथा सेंगोकू के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? हम विश्व सरकार द्वारा जनता को खबर सुनाए जाने से पहले ही डोंग क्विजोट समुद्री डाकुओं को नष्ट कर देंगे। ब्लेज ने ठहाका लगाया। आप ऐसा कैसे करेंगे? हम फॉर ब्लू में हैं। ड्रेसरोसा पहुंचने में हमें कम से कम 2 दिन लगेंगे। गियोन ने हैरानी से पूछा। यह कोई समस्या नहीं है। अगर हम मेरे रास्ते से चले तो हम शाम तक पहुंच सकते हैं। वह आप कुछ ही मिनटों में देखेंगे। मजबूत नौसैनिकों को इकट्ठा करें, अधिमानतः जो हकी का उपयोग कर सकते हैं, ब्लेज ने कहा, जबकि गियोन ने सहमति व्यक्त की। ब्लेज ने फिर रेगिस और रोसिनांटे को बुलाया और उन्हें योजना के बारे में बताया। कुइना के लिए वो उसे इस बार नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं होगा। कुछ ही समय में गियोन ने 20 मरीन सैनिकों को इकट्ठा किया जो बुनियादी स्तर के हकी का उपयोग कर सकते हैं। ब्लेज के लिए उसने सीधे अपने शैतान फल की क्षमता का उपयोग करके एक विशाल ड्रैगन बनाया। रेगिस और रोसिनांटे को छोड़कर हर कोई उसकी शक्ति देखकर हैरान था। यहां तक कि गियोन भी अपवाद नहीं है। तुमने अपने शैतान फल की क्षमता को इस स्तर तक नियंत्रित करना कब सीखा? मिलकर रहना। ब्लेज ने ड्रैगन को उड़ने का आदेश दिया और सभी ड्रैगन पर चढ़ गए। कुछ ही समय में वो ऊपर की ओर उड़ गया और मरीन सैनिकों की नजरों से ओझल हो गया, जो अभी भी जहाज पर थे। गोल्डन ड्रैगन की पीठ पर गियोन ने पूछा, हम कैसे हमला करेंगे? भले ही आप मजबूत हैं, लेकिन आप अकेले डोंग क्विजोट समुद्री लुटेरों पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से ज्यादातर शैतानी फल खाते हैं। बेशक हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, हम राज्य की ताकत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ड्रेसरोसा अपने आप में कमजोर नहीं है। हाँ, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? गियोन की आंखें चमक उठीं।